बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार, जोहार। जी हाँ, हम जानते हैं कि आप हमें कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और चूँकि दुर्गा पूजा का आगमन हो चुका है तो आप सभी को कृषि दर्शन की ओर से दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चूँकि हमने कार्यक्रम की शुरुआत कर ली है तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जया। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसान सरकार को बेच सकेंगे 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से धान। कोडरमा के किसानों को मछली चारा खरीदने के लिए मिलेगा 50% का अनुदान। सूर्यमुखी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद SH44। अब समाचार विस्तार से। झारखंड के किसानों को धान बिक्री में राज्य सरकार 185 रुपए का बोनस देगी। केंद्र सरकार द्वारा घोषित धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1815 रुपए प्रति क्विंटल है। इन दोनों मूल्यों को जोड़कर झारखंड के किसान 20,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान बेच सकेंगे, यानी बिक्री दर 20 रुपए प्रति किलोग्राम धान होगा। कोडरमा जिला में मछली संवर्धन के लिए मछली पालकों को 50% अनुदान पर मछलियों के लिए आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत मछली पालक 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 24% प्रोटीन युक्त मछलियों का आहार ले सकेंगे। मछली पालकों को इसी दर पर 2 मिलीमीटर या इससे छोटे आकार के फ्लोटिंग फीड भी उपलब्ध कराया जा रहा है। परवल के बेहतर उत्पादन के लिए सबसे पहली तैयारी होती है खेत की तैयारी। इसके लिए खेत की अच्छी जुताई करें। परवल के बिचड़े को जिस गड्ढे में लगाना हो उसमें मिट्टी के साथ गोबर या केचुआ खाद, करंज की खल्ली और चूना मिलाएं। किसान भाई, परवल के बिचड़े को यानी लत्तर को जिन गड्ढों में रोपने जा रहे हैं उन गड्ढों के बीच 1 मीटर की दूरी जरूर रखें। साथ ही उन गड्ढों में मिट्टी के साथ सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। इसके अलावे इसमें 100 ग्राम करंज की खल्ली और 100 ग्राम चूना मिलाएं। तब उसमें बिचड़े को लगाएं। इससे पौधे की बढ़वार और उपज अच्छी होगी। किसान भाइयों, परवल को पहले तो जिस खेत में आपको लगाना है वहाँ पर खेत की जुताई कर लें। उसके बाद जो है जहाँ पर पौधा आएगा 1-1 मीटर की दूरी पर वहाँ पर गड्ढा खोद करके उसमें गोबर खाद या केचुआ खाद और करंज खली और चूना, करंज खली 100 ग्राम और चूना 100 ग्राम उस मिट्टी और गोबर खाद में मिला करके और गड्ढे को भर दें। भरने के बाद जो है पॉलीथीन बैग में जो तैयार पौधा रहेगा उसको प्लास्टिक को हटा करके और उस गड्ढे में लगा दें और फिर नमी बना करके आप जाड़े के दिनों में रखें। राज्य के जो किसान रबी मौसम में सूर्यमुखी की खेती करना चाहते हैं वे 15 अक्टूबर तक बुआई का काम पूरा कर लें। झारखंड में सूर्यमुखी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद DRS F108 या SH44 लगाएं। सूर्यमुखी की बुआई में 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए सूर्यमुखी के सामान्य प्रभेद DRSF 108 या संकर प्रभेद SH44 लगाएं। DRSF 108 की उत्पादन क्षमता 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि SH44 की उपज 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई, मिट्टी को भुरभुरा करने और खेत को समतल करने के लिए कृषि उपकरण रोटावेटर की मदद ले सकते हैं।
इससे ट्रैक्टर चालित हल की तुलना में 60% मजदूरी की बचत तथा 40 से 50% संचालन खर्च में बचत तथा उपज में 2 से 3% की वृद्धि होती है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में रासायनिक दवा के बिना बंधक कीट और फल छेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाइयों, बैगन फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीट के रोकथाम के लिए 5 गंधपाश यानी 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से खेत में लगाएं। कीट इसमें फंस जाएंगे और फसल इन कीटों से मुक्त रहेगी। अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए चलते हैं किसान के गांव। सफल किसानों की कड़ी में आज हम मिलेंगे एक ऐसे किसान से जो अपनी आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ पशुपालन का सहारा लिए और अपने मकसद में कामयाब हुए। पढ़ाई लिखाई हम मतलब पार्ट 1 के बाद में छोड़ दिए। घर का स्थिति थोड़ा देखते हुए मतलब उसी के बाद में मैं खेती बाड़ी में मतलब जुड़ गया हूँ। शादी ब्याह वगैरह बहन लोग को किए, मतलब बहुत परिवर्तनों से आया। मतलब उसके साथ में हम खेती के संबंध में करते हुए मतलब अपना गाय पालन वगैरह कृषि होने के नाते हम गाय पालन भी करते हैं। उसके बाद में खेती अच्छा से मतलब उपज भी कर लेते हैं। मतलब समय समय में खेती में समय देते हैं, उसके बाद में गाय के वगैरह में भी ध्यान देते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। रेशम के कीट बहुत ही नाजुक होते हैं और भंडारण करते समय ज़रूरी है कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। तो चलिए आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे कि इसका हम संग्रह किस प्रकार से करेंगे, इसका बचाव हम किस प्रकार से करेंगे, ये तमाम जानकारियाँ हम लेंगे और इसी के लिए हम आपको सीधे जोड़ देते हैं स्टूडियो से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, तसर का उत्पादन झारखंड में बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन संग्रहण के दौरान जो सावधानियां होती है इसकी जानकारी नहीं होने की वजह से कई तरह की परेशानियां होती है। आज हम बात करेंगे कि तसर जो कोष होते हैं संग्रहण के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए इस विषय पर। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आलोक सहाय, जो कि निदेशक हैं केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पिस्का नगरी में। सर, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों, तसर के विषय में जो जानकारियाँ चाहिए आप इससे हमारे कार्यक्रम के दौरान प्राप्त कर सकते हैं। सर, किसान भाई जो उस पार बैठे हुए हैं उनके मन में पहली बात तो ये आ रही होगी कि संरक्षण जब हम बात करते हैं तो क्यों बहुत ज़रूरी होता है संरक्षण करना। तसर का संरक्षण जो हम संग्रहण के दौरान करते हैं, क्या क्यों ज़रूरी है? संरक्षण एक ऐसी अवस्था है तसर कीट पालन में जो कि आवश्यक इसलिए होती है क्योंकि ये जो कीट पालन जब होते हैं तो इसमें पहले अंडे से कीट निकलते हैं, फिर कीट का प्रथम द्वितीय तृतीय अवस्थाएं होती हैं। इस प्रकार ये 5 अवस्थाएं इनकी होती हैं। उसके बाद ये अपने जीवन काल के दूसरे चक्र में चले जाते हैं, वो प्यूपा कहलाता है। तो जो प्यूपा का स्टेज है इनका वो मूवेबल नहीं होता है, मतलब उसमें वो स्थिर रहते हैं, घूमते फिरते नहीं। तो उनके लिए एक कोसे का निर्माण करते हैं जिसके अंदर वो चले जाते हैं। तो कोसे का निर्माण करना आवश्यक इसलिए होता है कि परिजीवी ना खा ले, कोई कीट जंतु ना खा ले, इसलिए क्योंकि वो घूमने चलने फिरने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो ऐसे कोसाओं का निर्माण होने के उपरांत उस कोसे को एक अवधि के उपरांत काट कर पेड़ों से, चूँकि ये पेड़ पर कीट पालन होते हैं, तो उस कोसों को काट कर पेड़ों से एक घर के अंदर रखा जाता है। इसी को संरक्षण कहा जाता है। क्योंकि अगर उन्हें छोड़ दिया जाए उसी तरह से पेड़ों पर तो परिजीवी हैं, पशु पक्षी हैं, गिलहरी हैं,
चूहा है इत्यादि लोग उसे काट कर खा जाते हैं। तो संरक्षण का बहुत ज़्यादा महत्व है तसर कीट पालन। बिल्कुल। तो जब हम तसर पालन करते हैं तो क्या अलग अलग जो फसलें होती हैं उसके लिए संरक्षण की अलग अलग विधियां या सावधानियां होती हैं? हाँ, तसर में दो तरह की फसलें हमारे झारखंड में दो प्रकार के फसलें होती हैं। एक है प्रथम फसल और द्वितीय फसल, जो कि ये कोल्हान एरिया जो हमारा चयवासा, खरसमा, हटकमरिया ये सब एरिया है, ये द्वि फसल का क्षेत्र है। और हमारा जो संथाल परगना एरिया है जिसमें दुमका, पाकुड़, गोड्डा, ये सब जो काथीकुंड, ये सब इलाके में 3 फसल का खेती होता है। तो 2 फसल वाले जगह में, जैसे मैंने बताया कोल्हान एरिया में, कोल्हान एरिया में हम लोगों को एक जो प्रथम फसल का संरक्षण जो होता है वो काफ़ी कम दिनों का होता है, मात्र 15 से 17 दिनों का। और दूसरी फसल का संरक्षण होता है वो एक लंबा संरक्षण होता है जिसमें कि कोसा को कम से कम 6 महीने तक रखा जाता है। तो 6 महीने वाले का संरक्षण का एक अलग विधि है और कम दिनों के लिए जो संरक्षण होता है प्रथम फसल का, उसका अलग विधि है। तो ये विधियां जो किसान भाई करते हैं उनके लिए जानना जरूरी है, कम दिन का और हाँ, तो जो किसान भाई इसमें फसल ले रहे हैं, प्रथम फसल जो हमारा आता है उस प्रथम फसल का अवधि होता है जुलाई 15 से लेकर अगस्त 15 तक के बीच में। तो 15 अगस्त में जो कोसे की कटाई होती है वो कोसे से अगस्त के अंत तक कीड़े निकल जाते, तितलियां निकल जाती हैं, फिर वो युग्मन करते हैं और अंडे देती हैं। तो ये 15 दिनों की अवधि के लिए जो संरक्षण करने की आवश्यकता है, इसमें पहले विसंक्रमण किया जाता है जिस जगह पर रखना है, और उससे बीजागार कहते हैं। ये पूरी पद्धति को, संरक्षण के पद्धति को बीजागार कहते हैं। तो बीजागार करने के लिए कुछ सावधानी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण ये हाँ, क्योंकि किसान भाई इसमें कई बार चूक जाते हैं, समझ नहीं पाते। हाँ, क्योंकि इससे अंडे की उत्पत्ति होती है और गुणवत्ता अंडा, जिसे हम रोग मुक्त चकत्ते कहते हैं, तो गुणवत्ता अंडे के द्वारा ही गुणवत्ता फसल का आप आगाज कर सकते हैं। तो उसके लिए 15 दिनों का कार्यक्रम तो जरूर है, लेकिन 15 दिन के कार्यक्रम के दौरान, कीट पालन के दौरान ही इसका विसंक्रमण किया जाता है बीजागार के इर्द गिर्द। और वहाँ पर हमारे जितने भी जीवाणु, विषाणु ये सब हैं, इन लोगों से मुक्त करना उस बीजागार को बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप अच्छे कोसे का संग्रहण कर रहे हैं लेकिन विषाणु और जीवाणु वहाँ उपलब्ध हैं। तो ये जो साधारण साफ सफाई, इससे हटकर भी कुछ ज़्यादा जी, इसको हम लोग बोलते हैं की चीज़ों की हाँ, इसमें ब्लीचिंग, लाइम का एक सॉल्यूशन होता है 9:1 के रेशियो में। 9 हमारा चूना होता है और 1% ब्लीचिंग होता है। इसके घोल का विसंक्रमण किया जाता है। इसके अलावा फॉर्मेलिन, जिसे पाराफॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, इसको गर्म किया जाता है और इसका भाप बनाकर उड़ाया जाता है पूरे बीजागार को बंद करके, ताकि कितने भी जगह पर कोने, छेद इत्यादि में सारे जगह पर वो भाप चला जाए और विषाणु और जीवाणु को मुक्त करे। अन्यथा ये फिर फसल जो है सो नुकसान हो जाएगा हमारा। तो ये तो 12-15 दिनों वाले के लिए है। और जब द्वितीय ये फसल जो हो गया, इसके बाद जो कटाई छटाई होती है, तो वो कोसों का जो संरक्षण किया जाता है वो 6 महीने तक की अवधि होती है। लंबी अवधि है। तो वो करीब अक्टूबर-नवंबर से चलता है वो अवधि। तो पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक 6 महीने तक की सुसुप्त अवस्था में कोसे रहते हैं। अभी ये स्थिति है। हाँ, अक्टूबर का महीना चल हाँ, तभी अक्टूबर का ये जो फसल अभी कटेगा, ये कटने के बाद वो सुसुप्त अवस्था में चले जाएंगे। तो उन दौरान में आपको 6 महीने तक इसका संरक्षण करना है। तो 6 महीने तक में जो संरक्षण करने की आवश्यकता है, तो प्रतिदिन इसमें आपको देखना है कि कितने कोसे सही हैं, कितने मर गए, क्योंकि कीट पालन के दौरान में ही कुछ परिजीवी अपना घर बना लेते हैं कीड़ों में। और वो परिजीवी और वो परभक्षी, उसका रिपरकशन जो है, जब वो कोसे को जब संग्रहण किया जाता है वहाँ पर निकल कर आता है। जैसे पीली मक्खी हम लोग बोलते हैं, उजी फ्लाई बोलते हैं, ये सब कीट पालन के दौरान भी अंडे दे देती है लार्वे में। और लार्वा शुरुआती दौर में और जब लार्वा की जब बड़ा होकर इल्ली बनाता है, तितली बनाने की स्थिति में आता है, उस समय ये निकलता है एडल्ट बन के। तो उस समय हम लोगों को देखना पड़ता है कि कितने उस तरह की परिजीवी और परभक्षी निकल रहे हैं इसके अंदर से, उनका रख रखाव, विसंक्रमण, और मरे छटे हुए जो इतने भी कोसे हैं उनको हमेशा हटाना, क्योंकि उनसे बीमारियां और फैलती है।
और संरक्षण करने की एक पद्धति होती है। जी, ये तो हुआ विसंक्रमण की बात। विसंक्रमण की बात, हाँ। तो जहाँ पर हम रखेंगे जी, जी। उस जगह को किस तरह से तैयार करें। हाँ, पहले तैयार करने की जी, बात। जी। लेकिन तैयार करने के उपरांत उसे आप रखने की भी एक पद्धति है। जी, तो उसको हम लोग बोलते हैं माला बनाना। जी, एक लाइन से पूरे जी, ये में तो रखते एक हैं। जैसे रस्सी में माला के तहत हम लोग नर और मादा कोषों का संकलन करते हैं। उसमें एक रस्सी में लगभग 100 कोषों का चयन किया जाता है और उसमें नर भी रहते हैं और मादा भी रहते हैं अनुपात में, और उनको उसमें बांध कर एक गार्लेंड बनाया जाता है, माला बनाया जाता है। इस प्रकार मालाओं का एक सीरीज होता है और उन सभी मालाओं को बीजागार के छत से लटकाया जाता है। बिल्कुल, और उसके जमीन से भी एक निश्चित दूरी जी होती जी है। हाँ, उनकी जमीन से भी निश्चित दूरी होती है और ऊपर वाले सीलिंग से भी निश्चित दूरी बनाई जाती है। फिर दो मालाओं के बीच में भी निश्चित दूरी बनाई जाती है ताकि आने जाने में और उनके हवा इत्यादि में कहीं रुकावट ना आ जाए। तो बीजागार जिसमें संरक्षण कर रहे हैं हम लोग, उस बीजागार का भी एक अपना नमूना होता है जिसमें हवा का आदान प्रदान, क्रॉस वेंटिलेशन हो, चारों तरफ बारंडा हो, ये सब चीज़ एक है, और फॉल्स सीलिंग काफ़ी ऊंचा हो ताकि अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में अगर हम कोसों को उस तरह से संरक्षण करते हैं तो कोसे में जो है सो पिघलापन शुरू हो जाता है, मेल्टिंग हम लोग कहते हैं इसको, ज़्यादा तापमान से। चूँकि ये सारा तो जीवित प्राणी है, लिविंग मटेरियल है, तो उसमें वो मेल्टिंग जब शुरू हो जाती है तो उसको बचाने के लिए सीलिंग काफ़ी ऊंचा बनाया जाता है और उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ के वातावरण को, उसमें आर्द्रता और टेम्परेचर को हम लोग मेंटेन करते हैं इंडिजिनस टेक्निक के द्वारा, देसी तकनीकों के द्वारा, बेसिक टेक्निक के द्वारा। जैसे बालू का बिछाकर बालू पर पानी छींटकर उसका आर्द्रता बनाना, बोरों का चारों तरफ से लगा देना खिड़की पर, उसमें पानी छींटकर ठंडा, जो बिल्कुल देसी सरंजाम है उनको जुटा जी कर जी इसका जी, ये क्योंकि कर देना। ये कल्चर जो तसर कल्चर है ना, ये गरीबों का कल्चर है। इसमें हम लोग एसी और एयर कूलर और कंडीशनर नहीं लगा सकते। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ऐसे ही पद्धति बनाई है जिससे कि उनको उत्तम वातावरण दिया जा सके ताकि उनके निकलने में, उनके युग्मन में, उनके अंडे देने की पद्धति में, क्योंकि अच्छा जो संरक्षण है उसकी बहुत सारी गुण होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, ये भी मन में ये बात तभी से आ रही है कि ये मापदंड क्या होता है। जो आप संरक्षण की बात करते हैं, एक बड़ी प्रक्रिया है, संक्रमण से लेकर रखने के तरीके से लेकर, माला बनाने से लेकर, दूरी तय करने से लेकर, फिर मापदंड क्या अच्छे संरक्षण का। हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने कहा। पहले तो कोसा जब छंटाई होती है पेड़ से, उस समय ही माला बनाने के क्रम में हम लोग देखते हैं कि कौन सा कोसा झीना है और कौन सा कोसा परिपक्व अच्छा है। तो झीना कोसा को पहले हम लोग हटा लेते हैं और अच्छे कोसों की छटाई करके उसको टांगा जाता है, माला बनाया जाता है। तो ऐसे कोसाओं को, अच्छे कोसाओं को विसंक्रमित बीजागार में आप ला रहे हैं। अब रही बात कि जब अच्छे कोसे आ रहे हैं, विसंक्रमित स्थान है, तो उनसे जो निगमन होगा तितलियों का, वो निगमन जो है सो सही और सुलभ होना चाहिए। तो जितनी आप कोसें टांग रहे हैं सारे का निगमन होना चाहिए। दूसरी होनी चाहिए कि जो नर और मादा का निकलने का, निगमन का अनुपात है वो मिलते जुलते होने चाहिए। ये नहीं कि नर ज़्यादा निकल रहा है और मादा ज़्यादा निकल रही हैं, तो फिर ये रेशियो नहीं होने से उनमें युग्मन नहीं हो पाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ऐसी पद्धति बनाई है कि अगर नर ज़्यादा निकल रहा है तो मादा ज़्यादा निकालने के लिए हम लोगों की तकनीक है कि आप उसी तरह से आर्द्रता और तापमान आपको करना पड़ेगा कि दोनों बराबर मात्रा में निकलें। तो वो जब नर और मादा दोनों बराबर मात्रा में निकलने लगते हैं, तब पहला तो प्रश्न ये उठता है कि दोनों का बराबर मात्रा में निकलना, ये एक मापदंड है। दूसरा मापदंड है कि जब वो बराबर मात्रा में निकलते हैं तो उनमें युग्मन हो रहा है कि नहीं। अगर युग्मन सही हो रहा है तब तो बहुत ही उत्तम बात। अगर नहीं युग्मन हो रहा है तो युग्मन कराने की भी पद्धति बनाई गई है। अच्छा, हम लोग उनको बाहर निकाल कर मच्छरदानी के अंदर में रखते हैं ताकि वो युग्मन कर लें। जितना आप नेचुरल इन्वायरमेंट देंगे इसको, उतने ये अच्छे ढंग से परफॉर्म करते इसमें हैं। कोई विशेष वैज्ञानिक तकनीक नहीं, बल्कि ये प्राकृतिक रूप से जितना ज़्यादा आप उनको उसी तरह का वातावरण देंगे। लेकिन चूंकि ये एक पालित जी बिल्कुल कल्चर है, तो आप अगर इसे स्वच्छंद छोड़ देंगे तो ये कहाँ की कहीं चली जाएगी। तो आप में इसने लागत लगाया है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको एक अपने प्रोटेक्शन में कर करते हैं। तो वो युग्मन सही हो गया। युग्मन सही होने के बाद तो आप जब अच्छे कोसे को ला रहे हैं,
अच्छे कोसे का निगमन हो गया, फिर युग्मन हो गया सही ढंग से। अब युग्मन के उपरांत उनके अंडे देने की पद्धति। तो अंडे जो तितलियां देती हैं, मादा तितलियां, तो वो अंडे लगभग 250 से 270 के बीच में देती हैं एक मादा तितली, और कुछ अंडे उनके पेट के अंदर ही रह जाते हैं। तो अगर 260-270 अंडे आ रहे हैं तो आप समझिए कि आपका फसल जो है सो अच्छा से गुणवत्ता के साथ आपने लाया कोसा। अब 270 कोसे आते हैं तो 270 अंडे आते हैं एक मादा तितली से, तो तीसरा मापदंड हुआ जिससे हम लोग बोलते हैं अच्छी फेकेंडिटी। अंडों की संख्या भी एक मापदंड के तहत जी जी जी, इसे हम लोग उसका एक वैज्ञानिक टर्म है, उसको फेकेंडिटी बोलते हैं। तो ये अगर इतना संख्या में आ जाते हैं अंडे, तो उस संख्या के अंडे में फिर निषेचन देखा जाता है, कितने फर्टिलाइज्ड हैं, निषेचन कितने का हुआ और कितने का फिर उससे इल्ली निकले, तो वो परसेंटेज को देखा जाता है। तो जैसे 100 में अगर 90 अंडों में से निषेचन हो जाता है तो इसे हम लोग अच्छा मापदंड कहते हैं। अधिकतम निषेचन है, अधिकतम निषेचन 90-95% को अच्छा निषेचन। और अक्सर ये होते हैं, अगर फसल आपका सही है, कोसा आप सही ला रहे हैं, विसंक्रमण आप कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उसका रख रखाव कर रहे हैं, तो ये 90 से 95% निषेचन इसका होना ही होना है। तो ये सारे मापदंड हैं, अगर ये हो जाते हैं तो आप समझिए कि आपने बीजागार बहुत अच्छा किया। और बीजागार संरक्षण का मुख्य पार्ट है, और इसमें हम लोगों ने देखा है कि अगर 4 कोसों से एक रोग मुक्त चकत्ते मिल जाते हैं आपको, तो इससे बढ़िया संरक्षण नहीं माना जाता है। आजकल वैज्ञानिक पद्धति से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि 2.5 कोसों से 3 कोसों से एक रोग मुक्त चकत्ते मिल जाएं, और बहुत जगह किसान भाई भी इससे आमदनी कर रहे हैं। ये तो बहुत विस्तृत जानकारी आपने दी। क्या कोई कच्चा इस तरह का बैंक भी होता है संरक्षण के लिए? हाँ, 2 तरह के कोसे होते हैं, मैंने बताया ना। एक कोसा होता है जो कि संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। एक कोसा होता है जो कि बीज लेने के लिए। कुछ कोसे ऐसे हो जाते हैं जिनको कि बीज के काम में नहीं आते हैं। उनके लिए हम लोगों ने हमारे सरकार के यहाँ से एक रॉ मटेरियल बैंक बनाया गया, कच्चा बैंक, कच्चा माल बैंक। ये चाईबासा में स्थित है। कच्चा माल बैंक का उद्देश्य यही है कि हर जगह से ऐसे कोसे जिसका कि संरक्षण नहीं करने की आवश्यकता है, वो उस बैंक में चले आते हैं। उसके मूल्य निर्धारित की जाती है, और किसानों को उनके एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए हम लोगों ने ये कच्चा माल बैंक बनाया है। इसकी राशि फिक्स की जाती है, एक कोसे का दाम 3 रुपये जैसे है। तो किसान भाई को अगर उससे ज़्यादा राशि मिल रही है उस कोसे का, अपने फसल का, तो उन्हें हम लोग उन्मुक्त रखते हैं कि आप कहीं भी बेच के अपने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। जो व्यक्ति को लाभ नहीं मिल रहा है या जो उतना से कम में दाम में बेचना पड़ रहा है, तो हमारे रॉ मटेरियल बैंक वाले उपलब्ध रहते हैं हर मार्केट में, वो खरीद लेते हैं, ताकि मूल्य, मिनिमम मूल्य जो उन्होंने एफर्ट लिया, जो परिश्रम किया, वो उन्हें प्राप्त हो जाए। इसलिए कच्चा माल बैंक की आवश्यकता है। किसी तरह का शोषण नहीं हो किसानों का। शोषण को रोकने के लिए हम लोगों ने ये कार्य किया है। और संरक्षण करने के लिए मैंने किसानों के लिए हम लोगों ने भी एक पद्धति बनाई है कि बहुत लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, बहुत मिनिमम मूल्य पर वो तकनीक है। ग्रीन शेड नेट सभी आजकल कॉमन हो गया है। तो ग्रीन शेड नेट के अंदर में 1 लाख कोसों का संरक्षण आराम से किसान भाई कर सकते हैं, जिसकी लागत काफ़ी कम आती है। 15,000 अगर आप लगाते हैं तो आप 3 साल तक उसको उपयोग में ला सकते हैं। और किसान भाइयों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप ये कोसे का संरक्षण करके अगर बीज उत्पादन करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, अपनी जागरूकता दिखाते हैं, तो मात्र 15 से 20 दिनों के प्रयास से आप 70 से 80 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक कमाई का अच्छा जरिया हो सकता है। किसान भाइयों, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने आज जानी। उम्मीद है कि आप इन बातों का लाभ उठाएंगे, इन जानकारियों का लाभ उठाएंगे। सर, आप इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।